स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 7 स्टडी कर रहे थे 9th क्लास फिजिक्स का। तो नेक्स्ट आगे कुछ टॉपिक्स हैं, यानी इलास्टिसिटी, सप्रेसर से ट्रेन। तो इनको मैं इकट्ठा इस लेक्चर में कंबाइन करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिकॉज छोटे छोटे टॉपिक्स थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलास्टिसिटी की, ठीक है। तो जब हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं ना, उसके लिए ना मैं ये एक छोटा सा आपको यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन देना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये मेरे हाथ में रबर बैंड है, ठीक है। और ये रबर बैंड का ओरिजिनल साइज है, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता हूं तो इसके साइज में जो है वो चेंज आ जाता है। यानी कि पहले इसकी आप लेंथ देखें इतनी है, ठीक है। अब मैंने इस पे फोर्स अप्लाई की है तो ये देखें इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इससे क्या है कि मतलब कि जब मैं फोर्स लगानी बंद कर देता हूं तो वो दोबारा उस अपनी हालत में वापस आ जाता है। मतलब आप ये देखें कि लाइक पहले इसकी लेंथ हो रहा है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जब मैंने फोर्स लगानी बंद कर दिया तो वो दोबारा अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गया। तो आप इसको देखें कि ये जो एबिलिटी है, ठीक है, किसी भी मटेरियल की, कि वो उसके ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है, यानी अपनी शेप से बाहर निकल आता है। और जब हम फोर्स लगानी बंद कर देते हैं तो उसकी शेप, जो ओरिजिनल शेप है, वो वापस आ जाती है। इस एबिलिटी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर वो ये बात क्या कह रहा है कि द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रीस्टोर, रीस्टोर का मतलब रीगेन करना, वापस हासिल कर लेना, इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, कि जो उसका ओरिजिनल पहले साइज था और जो उसकी शेप थी उसको वापस हासिल कर लेना, इसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है। एज डीफॉर्मिंग फोर्स सीजेस, सीजेस का मतलब होता है रुक जाना, स्टॉप हो जाना, ठीक है। तो एज डीफॉर्मिंग फोर्स सीजेस टू एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी, ठीक है। तो मतलब जब आप उसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स लगानी बंद कर दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। तो अब इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो मेरे पास रबर बैंड है ये काफी ज्यादा इलास्टिक है, क्योंकि जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो इसकी शेप डिफॉर्म हो गई, और जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगानी बंद कर दी तो ये अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ गया। तो बेटा इसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कुछ उसने एग्जांपल्स दी हुई है, जैसे ये लेंथ ऑफ अ रबर बैंड, ठीक है, उसकी एग्जांपल दी हुई है कि एक रबर बैंड है उसकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया है। उसके बाद नेक्स्ट वो बात कर रहे हैं कि स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो स्प्रिंग बैलेंस में आपको पता है कि इस तरह इस तरह का एक हमारे पास अरेंजमेंट होती है, और हमने जब किसी भी चीज का मास मेजर करना होता है तो हम उसको उसके ऊपर सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है। अब सस्पेंड करने से क्या होता है कि जितना उसका वेट होता है, इससे हम वेट भी मेजर कर सकते हैं, मास भी मेजर कर सकते हैं। इसके एक तरफ मास का स्केल बना होता है और उसके दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड में वेट का स्केल बना होता है। तो उससे क्या होता है कि जो पॉइंटर है नीचे की तरफ जाता है, और ये पॉइंटर कितना ज्यादा नीचे जाएगा जितना ज्यादा हम वेट इसके ऊपर सस्पेंड करेंगे, ठीक है। तो वो ये बात कह रहा है कि पॉइंटर नीचे की तरफ आता है। वो पॉइंटर नीचे की तरफ कैसे आता है, ये देखिए, अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है, जब उसके ऊपर हमने कोई वेट सस्पेंड किया है तो उस स्प्रिंग के ऊपर एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो जो स्प्रिंग है वो नीचे की तरफ आता है, पॉइंटर नीचे आता है, ठीक है। तो यही बात कह रहे हैं कि सिमिलरली पॉइंट ऑफ अ स्प्रिंग बैलेंस इज लोअर्ड व्हेन अ बॉडी इज सस्पेंडेड टू इट। उसके बाद when a body is suspended to it, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि it is because the length of the spring inside the spring balance, जो स्प्रिंग बैलेंस के अंदर स्प्रिंग है, जब हमने कोई भी बॉडी उसके ऊपर सस्पेंड की है तो उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। और जब लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका पॉइंटर नीचे की तरफ आएगा, और वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वेट ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी। जितना ज्यादा उसका वेट होगा उतना पॉइंटर नीचे को आएगा, और जितना पॉइंटर नीचे आएगा उसके साथ स्केल बना होगा, आप उस स्केल को देख के उसका वेट मेजर कर सकते हैं। बट द मेन पॉइंट इज कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी जो शेप है, उसका जो साइज है, उसमें जो है वो डिफॉर्मेशन आ जाती है, वो चेंज हो जाता है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसी फोर्स जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करें और वो उसकी शेप, साइज, लेंथ या वॉल्यूम उसको चेंज कर दे, उसको हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे। जैसे देखो, लेट्स से कि मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, ये मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ बट दिस इज नॉट ए डिफॉर्मिंग फोर्स। लेकिन वही अगर मैं फोर्स इन रबर बैंड्स के ऊपर लगाता हूँ, देखिए फोर्स मैंने सेम लगाई है रबर बैंड्स के ऊपर भी और बोर्ड के ऊपर भी, बट ये वाली जो फोर्स है वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, ठीक है।
और ये वाली जो फोर्स है ये डीफॉर्मिंग फोर्स नहीं है। क्लियर है? तो ऐसी अप्लाइड फोर्स दैट चेंजेस द शेप, लेंथ और वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डीफॉर्मिंग फोर्स। और वो कह रहे हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम किसी भी चीज का ओरिजिनल साइज या शेप या वॉल्यूम डीफॉर्म करते हैं तो जैसे ही डीफॉर्मिंग फोर्स उसे रिमूव कर दी जाती है तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है। और इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेस कि स्ट्रेस क्या है। तो एक्चुअली इट इज वेरी सिमिलर टू प्रेशर, बट मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस भी बताऊंगा कि प्रेशर में और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है। तो प्रेशर में आपने पढ़ा था कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, ठीक है। यहां पर आपने पढ़ना है डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया, ठीक है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है स्ट्रेस और प्रेशर के अंदर कि अगर हम ऐसी फोर्स लगाएं जो कि उस ऑब्जेक्ट को डीफॉर्म कर दे तो हम कहेंगे कि हमने उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई की है। और अगर deforming force acting on a unit area on the surface of a body is called stress, ठीक है। कि ऐसी फोर्स जो कि उसकी शेप को, उसके साइज को, उसकी लेंथ को डीफॉर्म कर देती है तो उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। अच्छा, ये मैंने ना लास्ट में आपके लिए एक एग्जांपल बनाई है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको स्ट्रेस भी एक्सप्लेन करूंगा और स्ट्रेन भी एक्सप्लेन करूंगा। तो मेरा आपने लेक्चर तवज्जो से सुनना था कि एट द एंड जब मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आपको ये अच्छी तरह जो है ना वो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी इसका जो फॉर्मूला है वो एज सच वही है जो कि प्रेशर वाला है, बट प्रेशर के अंदर फोर्स कोई भी हो सकती है और स्ट्रेस के अंदर आपने ये बात याद रखनी, जो फोर्स होगी वो कौन सी फोर्स होगी? वो डीफॉर्मिंग फोर्स होगी। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का जो एसआई यूनिट है वो होता है मीटर स्क्वायर। इसका जो यूनिट बन जाएगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा जो कि पास्कल के इक्वल होता है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो प्रेशर की यूनिट है इट इज आल्सो इक्वल टू पास्कल एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इट इज आल्सो इक्वल टू पास्कल। तो यहाँ पर मतलब कि स्ट्रेस और प्रेशर का सेम यूनिट है। एक्चुअली एक और क्वांटिटी है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, यंग्स मॉडुलस, उसका भी सेम यूनिट है, मतलब उसका भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है यूनिट, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको यहाँ तक मैंने दो क्वांटिटीज पढ़ा दी है जिनका यूनिट जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो एक प्रेशर है और एक स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस सिंपली डिफाइंड एज द डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑन द सरफेस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो जो डीफॉर्मिंग फोर्स है एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो उसे हम स्ट्रेस कह देंगे। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रेन की तरफ आते हैं। तो स्ट्रेन का समझने से पहले आप ये चीज देखें कि जब हम किसी भी चीज पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो या तो उसकी लेंथ चेंज होगी या उसका वॉल्यूम चेंज होगा या उसकी शेप चेंज होगी, ठीक है। तो एक्चुअली वो जो कंपैरिजन है, ठीक है, a comparison of such change caused by stress in shape, length और वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, उसको हम स्ट्रेन कह देते हैं। अच्छा, आपके ना सिलेबस के अंदर 9th क्लास में सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेन को एक्सप्लेन किया हुआ है, बट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि अगर वो उसके शेप को चेंज कर रही है, ठीक है, तो इसको हम कह देते हैं शियर स्ट्रेन। इसी तरह ही अगर वो उसकी लेंथ को चेंज कर रही है तो इसको हम कहते हैं, लेंथ को चेंज कर रही है इसको हम कह देते हैं टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। और इसी तरह ही अगर वो उस बॉडी के वॉल्यूम को चेंज कर रही है, इफेक्ट कर रही है, उसके वॉल्यूम को कम ज्यादा कर रही है, तो इसको हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो एक्चुअली हर स्ट्रेन को हम डिफरेंटली पढ़ते हैं। तो अगर वो शेप को चेंज कर रहा है तो शियर स्ट्रेन, अगर लेंथ को चेंज कर रहा है टेंसाइल स्ट्रेन, और अगर वॉल्यूम को चेंज कर रहा है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। हमने सिर्फ यहाँ पे अपने सिलेबस के अंदर जो है ना वो टेंसाइल स्ट्रेन को स्टडी करना है। तो ये बात कह रहा है कि इफ स्ट्रेस प्रोड्यूसेस चेंज इन द लेंथ ऑफ अ बॉडी, कि किसी भी बॉडी की लेंथ के अंदर वो चेंज प्रोड्यूस कर देती है स्ट्रेस, तो उसके अंदर जो पैदा होने वाली स्ट्रेन है उसको हम कह देंगे टेंसाइल स्ट्रेन। क्लियर? तो हमने बस इसको स्टडी करना है इस लेवल पे। उसके बाद फॉर्मूला की बात करते हैं। तो जो टेंसाइल स्ट्रेन है किसकी इक्वल होता है? ये इक्वल होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, कि जो उसकी ओरिजिनल लेंथ होगी स्ट्रेस अप्लाई करने से पहले और स्ट्रेस अप्लाई करने से जो उसमें चेंज आएगा, चेंज इन लेंथ की रेशियो ले लेनी है आपने ओरिजिनल लेंथ के साथ। अच्छा, ये ना आप फिजिक्स के अंदर या मैथमेटिक्स के अंदर एक चीज याद रख लें कि जब भी हम रेशियो लेते हैं चेंज की ओरिजिनल वैल्यू के साथ, ठीक है,
तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल चेंज। ये बात आप याद रखें। हम नेक्स्ट चैप्टर में जाके इंशाल्लाह टेम्परेचर के अंदर भी जो है वो फ्रैक्शनल चेंज निकालेंगे, लेंथ के अंदर भी इस तरह हम टेम्परेचर के अंदर भी फ्रैक्शनल चेंज निकाल सकते हैं। हम डिफरेंट क्वांटिटीज के अंदर जो ना फ्रैक्शनल चेंज निकाल सकते हैं। उससे क्या है कि आपने वो जो आने वाला चेंज है उसको ओरिजिनल पे डिवाइड कर देना है, ठीक है, आपके पास फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा। तो इस फॉर्मूला के मुताबिक ये जो फॉर्मूला बन रहा है, इस फॉर्मूला के मुताबिक अगर मैं टेंसाइल स्ट्रेन को एक और तरीके से डिफाइन करना चाहूं तो मेरे पास यहाँ पे इसकी एक और डेफिनेशन भी बनती है कि टेंसाइल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ के अंदर फ्रैक्शनल चेंज आता है। अब फ्रैक्शनल चेंज मैंने आपको बताया कैसे निकालना है आपने, कि जो चेंज आ रहा है उसको डिवाइड कर देना आपने ओरिजिनल के साथ। ये अभी एग्जांपल में मैं आपको ना एग्जांपल देकर समझाता हूं ये बात। अच्छा, यूनिट की बात करें तो बेटा इट हैज नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट नहीं है। क्लियर है, क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है। तो देखो ना मेरी बात सुनो, चेंज इन लेंथ के लिए यूनिट क्या बनेगा, मीटर, और लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर। मीटर से मीटर काट के, तो इसका मतलब इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक बात रिवाइज करवा देता हूँ। हमने फिजिक्स के अंदर 3 क्वांटिटीज ऐसी पढ़ी हैं 9th क्लास में, जो आपका 9th क्लास का करिकुलम है उसके अंदर 3 क्वांटिटीज ऐसी पढ़ी हैं जिनका कोई यूनिट नहीं है। उसके अंदर सबसे पहले आता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बिकॉज वो रेशियो थी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का यूनिट भी न्यूटन होता है और नॉर्मल रिएक्शन का यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन होगा। तो सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो है, तो इट मींस दैट कि उसका कोई यूनिट नहीं है। इस तरह हमने बात की थी एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी क्या थी, इनपुट ओवर आउटपुट, तो सॉरी आउटपुट ओवर इनपुट। तो मतलब कि जितना हम उसको जिस फॉर्म में इनपुट देंगे उसी मतलब के क्वांटिटी में आउटपुट आएगी। तो इसका मतलब कि वो भी सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान रेशियो है। तो एफिशिएंसी का भी कोई यूनिट नहीं होता, वो भी यूनिटलेस है। और तीसरी क्वांटिटी ये हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन जो एक्चुअली ये भी सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, यानी कि वो भी लेंथ है और वो भी लेंथ है। तो इसी वजह से स्ट्रेन का भी कोई यूनिट नहीं होता। तो ये आपसे वैसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्ट्रेन का क्या यूनिट है, तो इट हैज नो यूनिट्स। या आपसे इस तरह भी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि पिक अप अ क्वांटिटी व्हिच हैज नो यूनिट। क्लियर है, तो इसके अंदर आप जो है ना वो इसका लिख सकते हैं, मतलब अगर वहां पे स्ट्रेन ऑप्शन में दिया हुआ है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे एमसीक्यू आता है कि पिक अप अ क्वांटिटी व्हिच हैज नो यूनिट, उसके अंदर आपको स्ट्रेन आता है, उसके अंदर आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता है, एफिशिएंसी आता है और डेल्टा ऑप्शन आ जाता है आपको ऑल ऑफ द अबव, तो उसमें ऑल ऑफ द अबव आप टिक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन को एक्सप्लेन करने के बाद मैं ना यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप एक एग्जांपल लेके आऊँ आपके लिए, ताकि ना आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन की अच्छी तरह समझ आ जाए। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक बात की है कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसकी लेंथ है 1 मीटर, यानी कि उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है ना, ओरिजिनल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल नॉट के साथ। तो जो उसकी ओरिजिनल लेंथ है वो 1 मीटर है। उसके ऊपर मैंने डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। तो जो डीफॉर्मिंग फोर्स मैंने उसके ऊपर अप्लाई की है ना, वो मैंने अप्लाई की है 10 न्यूटन। क्लियर है, और उसके ऊपर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद अब जो उसकी फाइनल लेंथ मेरे पास बन गई ना, फाइनल लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वो मेरे पास बन गई है 0.7 मीटर, ठीक है। उसके बाद जो एरिया, सरफेस एरिया जिसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, उसका जो एरिया है ना वो एज्यूम किया है मैंने यहाँ पे 0.1 मीटर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूं कि मुझे बताओ कि इसकी स्प्रिंग में आने वाली स्ट्रेन कितनी है। पहली बात तो ये कि स्प्रिंग में जो स्ट्रेन आएगी वो टेंसाइल स्ट्रेन आएगी, क्योंकि इसकी लेंथ चेंज हो रही है, हम इसकी लेंथ को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो स्ट्रेन आएगी वो टेंसाइल स्ट्रेन आएगी, ठीक है। तो अंडरस्टूड बात है कि हम फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके ऊपर लगने वाली स्ट्रेस कितनी है। तो स्ट्रेस का आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि स्ट्रेस किसके इक्वल होती है, स्ट्रेस इक्वल होती है डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। क्लियर, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो 10 न्यूटन लग रही है, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, यूनिट एरिया कितना है मेरे पास 0.1 मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये मेरे पास एरिया है और ये फोर्स है। जब मैं 10 को 0.1 पे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाना है 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास जो है ना वो स्ट्रेस लग रही है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये जितनी वैल्यूज है ना सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए एज्यूम्ड वैल्यूज लिखी है, ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज नहीं है, मतलब कि मैंने सिर्फ एज्यूम करके यहाँ पे वैल्यूज लिखी हुई है आपको समझाने के लिए। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप स्ट्रेन फाइंड करनी है।
तो टेंसाइल स्ट्रेन जो है वो आपको पता है कि किसकी इक्वल होती है, वो चेंज इन लेंथ यानी कि डेल्टा एल, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी कि मैंने आपको बताया है कि एक्चुअली इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन द लेंथ, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज निकालने का तरीका आपको पता है कि चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ आप उनको उनकी रेशियो में आपके पास फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा। अब यहाँ पर बात ये राइज होती है कि चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है, तो किसी भी क्वांटिटी में चेंज निकालना हो तो वो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपने क्या करना है कि आपने फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देना है। यानी कि सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर आपने डेल्टा एल फाइंड करना है तो डेल्टा एल किसके इक्वल आ जाएगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो यहाँ पर जो फाइनल लेंथ है वो 0.7 मीटर है और यहाँ पर जो ओरिजिनल लेंथ है वो 1 मीटर है। या फिर आप इसको इस तरह मतलब कर लें क्योंकि ये क्वांटिटी बड़ी है और ये छोटी है, तो आप इसमें से इस तरह कर लें कि 1 मीटर में से 0.7 मीटर को माइनस कर दें। क्लियर? तो जब आप 1 मीटर में से 0.7 मीटर को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर, यानी कि ये मेरे पास जो है ना वो चेंज आ गया, ठीक है। एक्चुअली मैंने उसको पहले इसलिए नहीं क्योंकि वो बड़ी क्वांटिटी थी, वो छोटी थी, मैंने बड़ी से छोटी को माइनस किया, मेरे पास चेंज आ गया। अगर ये इंक्रीज हो रहा था तो फिर मैंने उसमें से इसको माइनस कर दिया, तो यानी कि मैंने सिंपल चेंज फाइंड करना है कि कितना आया, तो यानी कि 0.3 मीटर उसकी लेंथ कम हुई है, इतना मेरे पास चेंज आया, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी है, 1 मीटर। तो अगर मैं टेंसाइल से स्ट्रेन फाइंड करना चाहूं तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर। क्लियर? तो ये मेरे पास मीटर से मीटर कट गया और 0.3 इसमें स्ट्रेन पैदा हुई है और इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो मैं सिंपली कोई यूनिट नहीं बोलूंगा बल्कि मैं सिंपली करूंगा कि इसमें पैदा होने वाली जो स्ट्रेन है वो 0.3 है। क्लियर? So that's all about elasticity, stress and strain. Students, if you have any query, any question, you can frankly ask in comment section. And students, if you think that this video is informative for you, please share this video to others. जितने भी स्टूडेंट्स आपकी कम्युनिटी के अंदर है, चाहे वो 9th क्लास से ताल्लुक रखते हैं, 10th के साथ है, फर्स्ट ईयर के साथ है, सेकंड ईयर के साथ है, आप उन तक मेरे चैनल को शेयर किया करें और मेरी वीडियोस को लाइक लाजमी कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट्स, कोई भी कमेंट जो है वो लीव कर दिया करें। थैंक यू सो मच।